तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। यार कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलोसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ मिथ बस्टर सीरीज चालू करी हम लोगों ने। फिर दीक्षित साहब के साथ हम मूवी के ऊपर बातें करते हैं, मगर आज हम एक टेक्निकल टर्म्स में एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसके अंदर हम थोड़े भौतिकी के कंसेप्ट को समझाते हुए जाएंगे जहां पर वो आपके रियल लाइफ में अप्लाई हो रहे हैं। तो देखते हैं, एक जमाना ऐसा आ गया था जब भूतों की कहानियां प्रचलित हो गई थी यार, कि जैसे ही हवा चलती थी घरों के ऊपर से छत उड़ जाती थी। जैसे ही आप खड़े हैं किसी फास्ट मूविंग चीज के पास तो देखते थे कि पीछे से कोई आदमी या कोई चुड़ैल आके धक्का दे रही है। ऐसा होने लगा था कि यार तुमने एक बॉल को किक मारा और बॉल हवा में अपने आप तैरते हुए जा रही है। ये सारी की सारी चीजों को इंसान समझ नहीं पा रहे, क्योंकि न्यूटन भाई तक देखा जाए तो न्यूटन भाई ने आपको सॉलिड मोशंस तो समझा दिए थे। न्यूटन भाई बता चुके थे कि v = u + at होता है। न्यूटन भाई बता चुके थे v² - u² = 2as होता है। मगर फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे कि फ्लूइड का मोशन कैसे है यार। और इन सारी बातों को सॉल्व कर दिया एक इंसान ने आके, जिसको अप्लाई करने के बाद, समझने के बाद हम लोहे को उड़ा सकते हैं, हम चीजों को बदल सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो डॉक्टर साहब यार म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन गाइस। आज तो बड़ा मजा आने वाला है। हम वापस से बेसिक्स पर बात करने वाले हैं। पर बात यह है कि क्यों जरूरी रहता है हर चीज को समझना। देखिए, साइंस अपने आप में एक परसूट है इस दुनिया को बेहतर समझने की। तो जब इस कदर के सवाल उठ रहे थे कि यार अभी बारिश आई थी और मेरे घर की छत उड़ गई, ये किसी चुड़ैल का प्रकोप है या फिर कह लीजिए कि कोई हमसे नाराज हो गया है ऊपर बैठा हुआ। बिल्कुल। और मतलब ये तो खैर हो गई थोड़ी वहम की बातें, थोड़ी सुपरस्टिशन की बातें, मगर टेक्निकल टर्म्स में भी चैलेंजेस आ रहे थे। न्यूटन साहब ने जब मैकेनिक्स हमें दी, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो काफी दुनिया हम समझने लग गए थे साइंटिफिक नजरिए से। मगर हमें ये तो समझ में आ रहा था कि एक नैरो पाइप में पानी तेज जा रहा है, मगर हम इसके पीछे का वाई जो है, ये क्यों हो रहा है, हम ये नहीं बता पा रहे थे। और इनफैक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स भी नहीं बता पा रही थी। और फिर इसी में आते हैं एक इंसान जिनका नाम था डैनियल बर्नूली। ये एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। मगर सूफियान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इतने समय से हम अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि न्यूटन इकलौते साइंटिस्ट थे या उनके बाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं आए। मगर बर्नूली साहब ने ऐसा क्या सोचा, उनके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि उन्होंने इवेंचुअली अपना बर्नूलीज प्रिंसिपल दे दिया। तो बात यह है, सिंपल सी बात, जैसे आपने बोला कि हम ये तो समझने लगे थे कि यार जब कोई भी फ्लूइड, जैसे जो पानी ले लीजिए, जब पतले पाइप से जा रहा है तो उसकी यार स्पीड तो बढ़ जा रही है यार। जैसे ही पानी अच्छे खासे मोशन में है तो इरोड कर दे रहा है पत्थरों को। हम समझ ये नहीं पा रहे थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, न्यूटन साहब की ताकत आती है क्लासिकल, जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर ये है कि हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के मोशन को समझ चुके थे। जिसके अंदर हम रोटेशनल मैकेनिक्स की भी बात कर ले कि अगर कोई चीज, जैसे हम देखते हैं, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था वाल्टर ल्यूइन साहब ने, कि एक कुर्सी है घूमने वाली, उस पर उन्होंने ऐसे दोनों हाथ फैला रखे थे और अपने हाथ में कुछ वेट पकड़ा हुआ था और घूम रहे, जैसे ही पास लाते तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती थी। तो यहाँ पे हम समझते थे कि रोटेशनल इनर्शिया कांस्टेंट होता है। हम देखते थे कि एक ऑब्जेक्ट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो स्टेट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, जिसको हमने बाद में इनर्शिया नाम दिया। न्यूटन ने दुनिया के सारे सॉलिड चीजों के मोशन को समझा दिया था। ये जब हम 3 इक्वेशंस की बात करते हैं, जिसमें से एक v = u + at होता है, फिर बहुत बाकी बातें हैं, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सोचिए ये सारी चीज हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे फ्लूइड के साथ। फ्लूइड मतलब आप सब जानते होंगे कि एक ऐसी चीज जिसको जिस ढांचे में डाले वो उस हिसाब से ढल जाए। रूम का जो साइज होगा उसमें पूरा का पूरा ढल जाएगा हवा। पानी, या हम ग्लास लेते हैं, पानी को हमने उस ग्लास में डाला तो ग्लास, पानी का खुद का कोई शेप नहीं होता, वो उसी जिस कंटेनर में उसका शेप पकड़ लेता है। हम उसके मोशन को नहीं समझ पा रहे थे। और यहां पे आते हैं जब बर्नौली साहब ने समझाया कि फ्लूइड का मोशन कैसे होता है। सबसे बड़ा सवाल जो बर्नौली के दिमाग में आया था, हम ये समझ चुके थे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। मगर ये भी एक मिथ है कहने के लिए एनर्जी जो है कि एक लोकली कंजर्व है, टाइम सिमेट्री से निकल के आती है एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसके अंदर बात की थी मैंने कि एनर्जी कंजर्व नहीं, वो भी देख लीजिएगा। वर्टेशियम की भी उसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। तो एनर्जी लोकली तो कंजर्व है। तो अगर लोकली कंजर्व है, इसका मतलब ये सेम प्रिंसिपल, भैया फ्लूइड थोड़ी ना कोई भूत है।
फ्लूइड भी तो पे तो अप्लाई होगा, इतना स्पेशल थोड़ी ना, स्पेशल कैटेगरी में तो हम डाल नहीं रहे उसको, भैया तुम ऐसे बिहेव नहीं करोगे, तुम एनर्जी कंजर्व मत रखना। ये चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने फ्लूइड के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन डाल दी। अब दिक्कत सारी यही आ रही थी कि फ्लूइड की एनर्जी को हम समझ नहीं पा रहे थे। हम ये जान रहे थे कि फ्लूइड के पास, किसी के पास भी एक मोशन होता है, उसकी वजह से एनर्जी आती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हम देखते हैं कोई चीज अगर हमने किसी हाइट पर रख दी तो रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसके पास एनर्जी ज्यादा है। जैसे कि हमारे डेडपूल साहब की अभी एनर्जी टेबल पे थे तब हम 0 मान रहे थे, मगर 0 नहीं थी। जैसे आप टेबल से हल्का से नीचे करेंगे तो गिर जाएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। यस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को, और साथ में एक छुपी हुई एनर्जी को भी इक्वेट कर दिया। एक सिंगल इक्वेशन में उन्होंने समझा दिया कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब मिलके फ्लूइड के पास एनर्जी दे रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन को फ्लूइड पे जब अप्लाई किया तो ये समझना पड़ गया कि प्रेशर खुद एक एनर्जी ही है। यहां पर उनकी अचीवमेंट आती है, जिस वजह से हम दुनिया को बेहतर वे में समझ सके। और प्रेशर एनर्जी कैसे होती है बाद में बताएंगे। अभी डॉक्टर साहब, आप ये आपको सवाल का जवाब मिल गया? यस, मोटा मोटा तो मुझे मिल गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यही सोचा था कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ हर जगह अप्लाई होता है तो फ्लूइड्स में भी अप्लाई होना चाहिए, और यही आइडिया के साथ इवेंचुअली उन्होंने बर्नौलीज प्रिंसिपल दिया। मगर सूफियान, यार एक सवाल मुझे अभी भी खा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो खैर इजी टू अंडरस्टैंड है, मगर प्रेशर अपने आप में एनर्जी कैसे हो सकती है? भाई ये ना बहुत अच्छी चीज आती है। जब इक्वेशन की हम बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि जब किसी भी इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब वो सेम, जिनकी यूनिट सेम होती है। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, ये क्लास नहीं चल रही फिजिक्स की, ये बात चल रही है फिजिक्स की एप्लीकेशन के ऊपर। हम तो थिएटर वाले हैं, इसके इस्तेमाल करके हम नाटक भी बना देंगे। खैर वो बात नहीं है। तो प्रेशर क्या है, जब इसको हम समझते धीरे धीरे तो प्रेशर निकल के आता है। जब बहुत गहराई में गए तो प्रेशर कांस्टेंट बम्बार्डमेंट है पार्टिकल्स के। फ्लूइड जैसे हवा है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये भाग रहे हैं एक दूसरे के अंदर, भाग रहे हैं कॉन्स्टेंटली और दीवारों पे मार रहे हैं। पानी के अंदर भी जब ब्राउनियंस मोशन की बात होने लगी थी, जब साबित हो गया था कि हाँ एटम से मिलकर दुनिया बनी है, तो ब्राउनियंस मोशन में भी देखते कि अंदर कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो वो सारा जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स के मोशन का मेजर है प्रेशर। राइट। हम किसी चीज को जब गर्म करते हैं तो आप समझ सकते हैं, जब हम गर्म करेंगे, जैसे अगर आपके तवे के नीचे, आप किसी तवे पे खड़े हैं और मैंने लगा दी नीचे आग, तो भैया इंसान उछलने लग जाएगा ना। क्योंकि होता क्या है, एनर्जी, गर्मी क्या करती है, वो मॉलिक्यूल्स को और भगाती है। तो इसलिए हीट के साथ भी प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या, इंटरनल मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस भागना बहुत तेज हो गया। तो यहां से इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, जब बहुत सारे बम्बार्डमेंट चल रही है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे टकरा रही है, भाग रहे हैं, तो वो भी तो एक एनर्जी है ना यार। बेसिकली कह सकते हैं प्रेशर जो है वो फ्लूइड के इंटरनल मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी है, जो कि काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रैप है, और उनके बीच के एक पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स अगर डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए उनके अंदर कोई चार्ज होता है तो स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टिल वो इंटरनल एनर्जी का मेजर है प्रेशर। ऑल राइट, धीरे धीरे थिंग्स थोड़ी क्लियर होते जा रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले रुको सूफी भाई। अरे यार आप लोग डरना मत, मेरा ही दोस्त है, हम लोग थिएटर एक साथ करते थे। हाँ क्या हुआ? आपने सुना TCS ने 12,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। तो भाई जमाना AI का है, AI नहीं सीखोगे तो यही होगा। आज बदलते वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा यार। अरे पर AI सीखे कैसे? मैं उस बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, और फिर जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं मुझे तो समझ में नहीं आते। 30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई, ना नौकरी ना छोकरी ना गाड़ी ना घर, और कर लो थिएटर। मेरे भाई एक बात बता, चल ठीक है, थिएटर में क्या सिखाया? थिएटर हमें सिखाता है कि अपनी जो भाषा है उनको ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं, सरल 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 वे में पहुंचाए। तो ऐसे ही AI को आसान भाषा में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने ली है ना यार। मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर, हमारी पूरी सूफी ट्राइब की टीम ने मिलकर एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है AI आसान भाषा में, जो हमारी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, आपकी भाषा में आपको AI के वो सारे टूल सिखाता है जो आज के वक्त के लिए जरूरी है। चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे टूल्स आपको हम अपनी भाषा में, आसान भाषा में सिखा रहे हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो। अच्छा, एक बात, ये 300 पन्ने की किताब है, इसको मैं पढ़ूं या AI इसका भी कुछ ऐसा समरी मुझे दे देगा? ये पूरी की पूरी किताब को समरी भी दे देगा, प्लस पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमें बहुत शौक है ना पॉडकास्ट सुनने का, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट सुन लेते हैं। तो AI के ऐसे टूल्स भी है जो सारी किताब को, पूरी की पूरी किताब को पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके तेरी भाषा में तुझ तक पहुंचा सकते हैं। समझा? AI सीखना जरूरी है। फिर इसको पढ़ के क्या करना, छोड़ो। तो बस आपके लिए भी बोल रहा हूं, अगर आपको भी AI सीखना है आसान भाषा में तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए यार।
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कोर्स के लिए एनरोल करिए। बहुत मेहनत लगी है बातों को पहुंचाने के लिए, आसान वे में पहुंचाने के लिए, थिएटर वे में पहुंचाने के लिए, तो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जाओ अब, ठीक है यार, चलते हैं वीडियो में। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं यार। यस। अब देखिए यार डॉक्टर साहब, अगर हमने फ्लूइड के मोशन को नहीं समझा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती है मेडिकल साइंस में। हम इंसानों का ब्लड प्रेशर नापते हैं, हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर नलियां बिछी हुई है जिसके अंदर खून बह रहा है। यस। और अगर हमने नहीं समझा होता कि प्रेशर भी खुद एक एनर्जी है, तो हम जब बोलते बीपी बहुत हाई हो गया रे किसी का, अंदर ना खून दौड़ना चाह रहा है, बहुत एनर्जी के साथ फाड़ना चाह रहा है पाइपों को। तो यहाँ पे आता है जब हमने फ्लूइड की एनर्जी को समझ लिया, फ्लूइड को समझ लिया, तो उसकी एप्लीकेशन हर तरफ फैल गई। यस। जैसे कि मेडिकल साइंस में क्या हो रहा था कि देखिए डिसेक्शंस तो हम कई 100 सालों से करते आ रहे हैं, मोटा मोटा ग्रॉसली हम बॉडी को काफी हद तक समझने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते थे कि कई सारे जो लोग थे जो कि या स्मोकिंग करते थे या फिर वो बहुत ज्यादा ओबीस थे, तो उनकी आर्टरीज में प्लाक्स हैं। प्लाक्स हैं, तो हम ये नहीं बता पा रहे थे कि यार ये प्लाक की वजह से एक इंसान के जो पेरिफेरीज है, जो उसके बॉडी के एंड पार्ट्स है, उसकी उंगलियां हो गई या उसके टोज हो गए, वहां पर प्रेशर कम क्यों हो जा रहा है अगर पैर के पास प्लाक्स रहेंगे तो यही धीरे धीरे जब बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें समझ आया, ये सारे प्रिंसिपल्स बायोलॉजी में भी अप्लाई करने लग गए और ये खाली एनाटॉमी की बात नहीं रही, अब ये बायोमैकेनिक्स में बदल गया। और साथ ही साथ एक और फिनोमेना ये भी दिखाई दे रहा था कि जैसा कि हमने आपको कहा था कि जब भी कोई नैरो पाइप रहता है उससे फ्लूइड तेज जा रहा है, तो हमने ये भी देखा था कि कई सारे हार्ट साउंड हम तभी भी सुनते थे, तो कई लोगों के जिनको वैल्वुलर हार्ट के इश्यूज रहते थे कि उनका वाल्व खराब हो गया या फिर नैरो हो गया वो पाथवे, तो मरमर तो सुनाई दे रहा है, मगर ये हो क्यों रहा है? तो फिर बैक टू द सेम पॉइंट कि हमें दिखाई दे रही थी चीजें, मगर उसके पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही वही बर्नौली साहब ने जब दुनिया को फ्लूइड को समझा दिया, फ्लूइड के मोशन को समझा दिया, तो हम इंसानों ने पहले भी पाइप बिछाते थे, लेकिन अब पाइप जो बिछाई पूरी दुनिया के अंदर, हमारे आसपास आपको बहुत, आपने नल खुला पानी आ जा रहा है, वो सारी पाइपलाइनें जो बिछी है वो फ्लूइड को समझने से ही आई है। तो खैर अब खुलासा कर देते हैं। बिल्कुल हम ये देखते हैं बर्नौली इक्वेशन ने क्या किया। तो आप देखिए, बर्नौली ने कहा कि फ्लूइड का नेट एनर्जी जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। ऑलराइट, अभी मैं बताऊंगा कब कब अप्लाई होता है, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब नेट एनर्जी में हमारे पास एक नया फैक्टर आ गया। हमारे पास पता है टोटल एनर्जी के हिसाब से हम समझते थे काइनेटिक एनर्जी किसी चीज के पास हाफ एम स्क्वायर। ऑलराइट, हमने जाना कि भैया किसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो mgh, टेक्निकल टर्म्स में और डिटेल में जाए, मतलब एक रेफरेंस अर्थ के हिसाब से देख लीजिए, तो एक पोटेंशियल जो छुपी हुई एनर्जी अर्थ के हिसाब से वो mgh है, पानी जो हमारी धरती में बह रहा है, इसलिए एक नया फॉर्म आ गया प्रेशर का। तो जब देखा गया यूनिट को, आप देखिए अगर क्लासेस में होंगे यूनिट को सेम वेम करके, तो एक इक्वेशन निकल गया, हल्का जादुई इक्वेशन निकल गया, स्क्रीन पे दिख भी जाएगी कि प्रेशर P प्लस रो GH, जिसमें रो की बात हो रही है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये सारी की सारी जो तीनों क्वांटिटी थी ये नेट एनर्जी बता रही है किसी फ्लूइड की, और वो कंजर्व है। तो अब देखिए, अगर वॉल्व पतला हो रहा है, अगर एनर्जी कंजर्व है तो कैसे अप्लाई होगा? देखिए, अगर एक पॉइंट पे, किसी पाइप के एक पॉइंट पे प्रेशर का कुछ वैल्यू है और स्पीड की फ्लो कुछ हो रहा है, एक स्पीड की वैल्यू है, और हाइट हमने पाइप को सेम लाइन में रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने मतलब कुछ कंस्टेंट कर दिया है, पतला कर दिया पाइप को, यहाँ पे मोटा ही है। अब जैसी पाइप पानी यहाँ से यहाँ पे आएगा, उसकी स्पीड बढ़ रही है, अब एनर्जी है कंजर्व। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हमने फ्लूइड के पास नेट टेक्निकल टर्म्स में वेलोसिटी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब इस एनर्जी की भरपाई कौन करेगा? प्रेशर करेगा। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ पे देखेंगे अब जाके तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर भी एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कन्वर्ट होने लगा है, यस, हाइट में कन्वर्ट होने लगा है। आप यहाँ पर किसी मस्त मोटर को कनेक्ट करिए पानी के साथ और दीजिए, तो प्रेशर देगा, उसको हाइट पे ले जाएगा। तो प्रेशर एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कि काइनेटिक में बदल जा रहा है और साथ ही साथ पोटेंशियल में बदल जा रहा है, और वैसा वर्षा भी हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम एक मस्त पिचकारी ले, अच्छी खासी फ्लो की, और दीवार में देके बाद दीवार हिल जाती है, क्योंकि वेलोसिटी कन्वर्ट हो रही है प्रेशर में। प्रेशर है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और दीवार को धक्का देके निकाल दे रहा है। ये थी बर्नौली की ताकत। और जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए वो इतने ही सिंपल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते हैं। जैसे ही प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है आर्टरीज में, तो फिर आर्टरीज हो जाती है नैरो, नैरो हो जाती है तो फिर वहां से भी ब्लड तेज फ्लो होगा। बिल्कुल, फ्लो अगर तेज रहेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली ये पेरिफेरीज में हाइपोपरफ्यूजन देगा। साथ ही साथ जब वाल्व्स डैमेज हो जाते हैं और वो पाथ नैरो हो जाता है,
वहां से भी फ्लूइड तेज जाने लगता है और वो ही हमें एज मरमर सुनाई देता अरे जनाब, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमने कहा कौन से बार में एडिटिंग डालेंगे। देखिए 2 पन्ने हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। 2 पन्ने को मैंने लिया, ठीक है, इसके बीच में कोई डिस्टेंस है, अच्छा खासा होना चाहिए और थोड़ा पतला है। अगर मैं इसमें फूंक मारूंगा तो बाहर नहीं जाएंगे, पतला हो जाएंगे, चिपक गए ना। Yes. क्योंकि जैसे ही हवा गई, स्पीड भरी, उसका प्रेशर हो गया कम, अंदर बाहर है प्रेशर अभी भी ज्यादा, सक करके इसको बंद कर देता है। ये है एप्लीकेशन, सामने दिखा दी मैंने यार। ये मगर यार ये इकलौती एप्लीकेशन तो इनफ नहीं रहेगी, हाँ, है ना। हाँ। देखिए फिर से आते हैं शुरुआत में कि क्या होता है जब भी साइंस कोई चीज समझा नहीं पाती तो ह्यूमन टेंडेंसी रहती है वहम या भूत प्रेत की तरफ जाने की, हाँ। कि शायद इसके पीछे कोई जादुई कारण है। हाँ। अब जब बर्नौली साहब ने ये सब बातें कह दी, अपना प्रिंसिपल दे दिया, तो हमें ये तो समझ आने लगा कि क्योंकि तूफान के समय हाँ। छत के ऊपर की हवा बहुत तेज रहती है, हाँ। प्रेशर कम रहता है, वो उड़ जाता है, बिल्कुल, है ना। फिर साथ ही साथ पाइप्स का भी हमें धीरे धीरे समझ आने लगा हाँ। कि क्यों नैरो पाइप्स में हाँ। तेज जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है और सोर्स पे फट क्यों जा रहा है पाइप। इसलिए आप रेलवे स्टेशन पे भी आप अनाउंसमेंट सुनते होंगे कि भैया गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है, थोड़ा पीछे हट जाइए, येलो लाइन से पीछे खड़े रहिए। रीजन यही होता है, जैसी गाड़ी निकलेगी आपके आगे की हवा बहुत तेजी से निकल जाएगी, प्रेशर होगा कम और पीछे से कोई चुड़ैल नहीं आ रही यार, पीछे से हवा ही आ रही है और आपको धक्का दे रही है, पीछे प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो भी होता है। मगर देखिए एक जादू हाल ही में हमने देखने मिला है। आप स्पोर्ट्स खेलते हो? बिल्कुल यार। आप क्रिकेट खेलते हो? अरे एक जमाने में ऑलराउंडर था यार। अरे वाह वाह वाह। एक काम करते हैं, बात नहीं करते। हाँ। एडिटर साहब यार वीडियो चलाओ। एडिटर साहब आप वीडियो चलाओ सारे स्विंग बॉलर्स की। यस। और आप तो मैं सुना डॉक्टर साहब आप फुटबॉल खेला करते थे। अरे बिल्कुल यार, लायनल मेसी इज द गोट यार। वो लिवरपूल वाला फ्री किक दिखा सकता, हाँ। एकदम टॉप कॉर्नर पे। तो एडिटर साहब आप चला दीजिएगा अब। Player, there's nothing we can do. Well, he was beaten to 600, wasn't he, by Cristiano Ronaldo recently. He's there now. 3-0 doesn't really tell the true story, but let's have a look at this. It's gone around Joe Gomez and into the net. आई होप आपने स्क्रीन पे देख ली होंगी वीडियोस। अब आप देख रहे हैं कि बॉल हवा में चलती चलती मुड़ जा रही है, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट की बॉल हो, और यहां पर भी अप्लाई हो जाता है सेम प्रिंसिपल बर्नौली का, टेक्निकल टर्म में फ्लूइड के मोशन का, कि अगर बॉल के एक हिस्से में अगर चिकना हुआ, पहले तो एक जमाने में थूक लगा देते थे कि मस्त एकदम लगाया और एकदम हिस्सा एक ही हिस्सा घिसते। आज के जमाने में कुछ लोग सैंड पेपर भी लगा देते हैं, खैर वाला बात है। अरे वाह भाई वाह वाह। तो किसी को तो खैर हटा दिया था क्रिकेट से, बेचारा बहुत रोया था। हाँ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था कोई, बहुत सारे थे, छोड़ो। तो उसमें क्या होता है, अगर एक हिस्से को आप बहुत ही चिकना कर देंगे और दूसरा हिस्सा खुरदुरा है, आप बॉल फेंकेंगे और यहीं पे आते हैं हमारे कमाल के एक जमाने के और लेजेंडरी रहेंगे जिंदगी भर, जहीर खान। भाई वो आदमी था, बॉल को एक सटीक एंगल पे फेंको, चिकने हिस्से के पास हवा तेज नहीं चलेगी, टेक्निक, हाँ, चिकने हिस्से पे क्या हो, चिकने हिस्से पे क्या होगा, बॉल जो है ना हवा को पकड़ेगी नहीं, तो हवा बहुत आराम से निकल जाएगी, यस, स्पीड में निकल जाएगी। खुरदुरा हिस्सा बॉल को हवा थोड़ा पकड़ लेगा, तो वहां पे स्पीड हो जाएगी कम। अब देखा जाएगा चिकने हिस्से पे अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर हो जाएगा कम, और इसका मतलब पीछे से लगेगा धक्का और उस डायरेक्शन में बॉल स्विंग होते जाएगी। क्या बात है। आपको पता है एक्चुअली जब हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा था 11th में, तो हमारे फिजिक्स, एक्चुअली मेरा जो भी फिजिक्स का इंटरेस्ट है वो उसका पूरा श्रेय जाता है मिस्टर राजेश मेहरोत्रा को। होपफुली आप वीडियो देखने होंगे वाला, होपफुली। तो उन्होंने, मुझे अभी भी याद है कि वो इंटरेस्ट जगाते थे बहुत बढ़िया तरीके से ना। तो उन्होंने कहा था कि बॉयज, नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द बर्नौलीज प्रिंसिपल, I will tell you that how I used this principle and became a better leg spinner. Presentation और impact देखिए। तो इसी कदर उन्होंने हमें भी ये समझाया था। We miss you sir. Anyways. और इसी वे में स्पिनर भी यही काम करते हैं। स्पिनर भी बॉल की हवा, मतलब बॉल घुमाते हैं हवा में, जब हवा में जब बॉल थोड़ा टेढ़ा पास ले लेती है, वो रीजन यही कि बॉल इस कदर घूम रही होती है कि उसके एक सर्टेन हिस्से में हवा की स्पीड कम रहती है या ज्यादा रहती है। जैसे अगर मान लीजिए बॉल मैंने घुमाया इस तरफ, यहाँ पे हवा की स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा तो बॉल धक्का दे देगी। शेन वॉर्न थे एक जमाने में भैया, करिश्माई स्पिनर, लेकिन उनको भी सपने आते थे कि सचिन तेंदुलकर उनको सपने में छक्के मार रहे हैं। भाई प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अरे यार इस देश ने प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही तो दिए हैं, स्वीप मार के स्वीप ही कर दिया था शेन, बहुत बना दिया। बोथ आर लेजेंड्स इन देयर ओन राइट। फुटबॉल में भी कुछ ऐसा ही होता है
कि कुछ फुटबॉलर्स ने ये फिगर आउट कर लिया था कि यार अगर बॉल को मैं एक स्पिन दे रहा हूँ हाँ। किसी तरीके से, तो वो अपना पाथ चेंज कर ले रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही है। और शुरुआत में खैर लोग काफी कंफ्यूज हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये भी समझ लिया था कि जिस डायरेक्शन में बॉल रोटेट कर रही है उसके अंदर की तरफ से हवा तेज निकलेगी और बाहर की तरफ रहेगी, बस सेम थिंग, और बॉल कर्व होके आपके टारगेट पर जा सकती है। मैं आप सबको बताता हूँ, डॉक्टर साहब को बहुत इंटरेस्ट है प्लेन्स में, एविएशन में, तो वो तो हम बात करेंगे। आप समझे इस चीज, फ्लूइड के मोशन समझने के बाद हमने हजारों किलो लोहा टन बिछा के प्लेनों को हवा में उड़ा दिया है भाई। तो डॉक्टर साहब आप पहले ये बताइए कि दिक्कत क्या आ रही थी। हमसे वीडियो शुरू होने से पहले बताए थे एविएशन में दिक्कत क्या आ रही थी, आप समझाइए बिना बर्नौली के। यस, देखिए बर्नौली ने अपना प्रिंसिपल दिया था अराउंड 1738, है ना, और जो पहला जो फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट जो अचीव की थी वो विल्बर एंड ऑरविल राइट ने की थी, द राइट ब्रदर्स। वो मेरे ख्याल से बात है शायद 1903 या 1904 की। मगर आप देख रहे होंगे कि इनमें कम से कम 150 साल का फर्क है। तो यार ऐसा क्या हुआ है इन 150 साल में कि हम क्या चीज मिस कर रहे थे? देखिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत ज्यादा ब्रॉड एप्लीकेशन है इस चीज के, और क्योंकि वो बहुत सारी चीजें समझा दे रही थी, तो जो राइट ब्रदर्स के पहले जो लोग बाकी जो एरोनॉटिक इंजीनियर्स थे वो फ्लूइड को स्टडी करते थे, और उन्होंने ये जाना, उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही अप्लाई की। हम क्यों उड़ नहीं पा रहे थे उसके पीछे का कारण ये है कि हमने इतना तो समझ लिया था कि अगर मैं फोर्स करूं, अगर मैं अपने विंग को इस कदर डिजाइन करूं कि मैं हवा नीचे की तरफ फोर्स हो रही है, तो उसका एक रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ भैया। यस, मगर यहां पर भी ट्रायल एंड एरर चल रहा था। तो हम ये देख रहे थे कि विंड टनल्स बनाए जाते थे, और वहां पर हम ये देख रहे थे कि यार बिना एंगल ऑफ अटैक चेंज किए भी लिफ्ट जनरेट हो जा रहा है। ओहो, अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो लिफ्ट और बढ़ रहा है। तो यहीं पर जब बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करने लग गया तो हमने फिर बनाया और एरोडायनामिकली एफिशिएंट प्लेन्स। तो जो शुरुआत के जो प्लेन्स थे, खास करके जो राइट ब्रदर्स वाले थे, वो बहुत ही मैकेनिकल थे, वो इतने ज्यादा वेल डिजाइन नहीं थे। मगर एज टाइम हैज गॉन ऑन हमने देखा है कि आपने देखा होगा कि बढ़िया सा एक कर्व रहता है प्लेन के ऊपर, है ना, विंग्स का भी डिजाइन उस कदर पे उस कदर किया जाता है। और यही प्रिंसिपल को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर उल्टा कर दो तो आते हैं F1 कार्स। F1 कार्स यही करते हैं। तो प्लेन का मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट ये है लिफ्ट जनरेट करने का, वो ये है कि ऊपर से हम इस कदर डिजाइन करते हैं प्लेन को कि ऊपर ही जो हवा है वो तेज जा रही है, प्रेशर कम हो जा रहा है, और नीचे जो बोल दिया डॉक्टर साहब, ये है ना, ऊपरी जो है हवा देखा जाए तेज जा रही है यार, तो मुझे लेना था। मैं वही कह रहा था, क्या सही करेगा। लाइव वीडियो में गलती कर दी। देख रहे एकदम थोड़ी देर के लिए वहाँ कौन दिख गए थे, कौन दिख गए थे, कौन दे बोल दो। अरे वीडियो लंबी होती है। हाँ, तो ऊपर के सरफेस पे हवा जा रही है तेज, और तेज जा रही है तो प्रेशर हो रहा है कम, और फिर क्या हो रहा है ऊपर। अब इसी को अगर हमने उल्टा कर दिया तो फिर F1 कार्स की विंग्स आती है, वहां पर नीचे की तरफ हवा को फोर्स किया जाता है और नीचे हवा तेज चलती है। हाँ, मैं वही बोल रहा था। यस, तो भाई तू डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो मारूंगा मैं। हाँ, तो इससे आज डॉक्टर साहब परेशान हो गए। आई होप। तो प्लेन क्रिएट करता है लिफ्ट, हाँ। और F1 कार्स इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करते क्रिएट करती है डाउन फोर्स। ओके, तो आप देखेंगे, अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो कोई भी F1 कार या जो भी रेसिंग फॉर्मूले आप देख लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में एक बुगाटी वेरॉन या बुगाटी शिरॉन से ज्यादा तेज नहीं जाती है। मगर जैसे ही आप एक ट्रैक इंट्रोड्यूस करते हो तो वहां पर इसी डाउन फोर्स के रहते ये ज्यादा स्पीड एक कर्व पे मेंटेन कर सकती है, क्योंकि ग्रिप बनी रहती है। डाउन फोर्स रहता है, चिपका के रखती है गाड़ी को। याद हो गया। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर जितनी डाउन फोर्स होगी, हम सबको पता है कि उसका जितना नॉर्मल रिएक्शन होता है, उसका मतलब हमें पता है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगी, और फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो चीजों को जमीन पर मोड़ने के लिए मदद करती है। वरना एक जमाने में हम सोचते थे, हम एटलस लाया करते थे वो लंगड़ी मार के, तो उसमें हम चला रहे साइकिल बहुत तेज, और जैसे ही मोड़ते थे सन करके गिरते थे, क्योंकि फ्रिक्शन इतनी अच्छी स्ट्रांग है नहीं, और वो लंबा, हम स्पीड ज्यादा होती थी, गिर जाते थे। तो बस और खैर खाली F1 की बात नहीं है, बुगाटी वेरॉन में भी अगर आपने देखा होगा तो एयर ब्रेक्स आजकल यूज होने लगे हैं। वो भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि विंग्स आ जाती है पीछे और फिर एयर से ड्रैग बढ़ा देती है और ब्रेक करने में यूज करती है। और क्या क्या यूज होता है सुफियान ब्रो?
किसके फ्लूड बिल्कुल। बर्नौली के बहुत सारी यूज है, मैं तो भूल जाऊंगा। इसके पहले मैं अंकित साहब भी कुछ बातें करना चाह रहे थे, अंकित साहब को बुला ले क्या? बुला लेते हैं। अंकित साहब यार आइए। तो अंकित साहब आ चुके हैं। अंकित साहब ना बहुत तगड़े रेसर है, हैवी ड्राइवर है हमारे अंकित साहब, बाइकें बहुत तेज चलाते हैं, इनको हम मना करते रहते हैं। तो अंकित साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा हमसे कि यार देखो हम तो टायर चलता है सड़कों पर, बाइकों में तो हम उसके रोटेशन से हम समझ जाते हैं कि कितनी तेज भाग रही है बाइक। अंकित साहब अपना सवाल दोबारा दो ऑडियंस के सामने कि हम प्लेन्स कैसे, मतलब आप बताइए क्या सवाल था? ये था कि बाइक की जो स्पीड है हम सब मेजर कैसे करते हैं, तो उसमें था कि चलो रोटेशन होती है व्हील की सरकमफेरेंस हमें मालूम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और ये स्पीड भी उसकी मेजर कर सकते हैं। एरोप्लेन के तो चक्के ऊपर होते हैं, तो उसमें हम कैसे बताते हैं कि अभी आपकी जो एरोप्लेन है उसकी गति इतनी है या आप इतने देर में पहुंच जाओगे वहां पे जो भी आपका डेस्टिनेशन है। तो ये सवाल था बहुत दिनों से कि भाई क्या होता होगा वहां पे, आखिर एरोप्लेन की स्पीड कैसे मेजर करेंगे। मन में आता था कि शायद हवा के जोर से शायद हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज पढ़ रहा था तो फिर आया बर्नौलीज का इक्वेशन कि उसी के एप्लीकेशन है, उसी से हम लोग वहां पे एरोप्लेन की स्पीड मेजर करते हैं। उसमें होता क्या है, आप देखोगे एरोप्लेन या जेट फाइटर वगैरह, तो उसमें एक साइड में फ्रंट पे एक छोटा सा ट्यूब निकला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिटॉट्स ट्यूब। अब पिटॉट्स ट्यूब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप वहां पे पढ़ोगे जब तो उसमें दो ऐसे होल्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे। एक में होता है स्टैटिक प्रेशर जो हम लोग मेजर करते हैं कि नॉर्मल जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसे हम लोग वहां पे स्टैटिक प्रेशर का नाम देते हैं। दूसरा होता है स्टैग्नेंट प्रेशर। उसमें करते क्या है कि ट्यूब के पास जब हवा आती है तो उस हवा को हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं ट्यूब के पास। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो एयर की वेलोसिटी अगर आपने कर दी, फ्लूइड की वेलोसिटी कर दी 0, तो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करेगा क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व होनी चाहिए। उससे फिर क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा स्टैटिक प्रेशर में और उसके कारण अंदर फ्लूइड का जो हाइट होता है उसमें थोड़ा सा आ जाता है चेंज। जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला उसका आप देखोगे बहुत इजी फॉर्मूला मिल जाएगा, आप नॉर्मली भी लिखोगे खुद हो जाएगा। तो आप समझ रहे, फ्लूइड के मोशन समझने से हमने कितनी सारी चीजें ये जान ली कि यार हमने अब क्या किया, फ्लूइड के उन 3 पैरामीटर से खेलना चालू कर दिया। हाँ, हम नहीं समझ पा रहे कितनी भाग रहा है तो हम क्या कहते हैं, हवा को रोक के जान लेंगे कितना प्रेशर है और प्रेशर से हम समझ जाएंगे भैया कितनी इसकी स्पीड चल रही है। वहीं पे हम लोग रिलेटिव स्पीड, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी है प्लेन की, वो उसको टर्म दिया गया एयर स्पीड की। हम लोग एयर स्पीड मेजर करते हैं कि चूंकि आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना है। बचपन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना कि पानी अगर रुका हुआ है उसमें हम नाव चला रहे हैं तो कितने देर में पहुंचेंगे। पानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में आप नाव चला रहे हो तो आपको ज्यादा देर लगेगी। तो उसी तरीके से हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, फ्लाइट वगैरह की स्पीड मेजर करते हैं और उससे हम लोग बताते हैं कि इतने देर लगेगी आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में और ये है इसकी एयर स्पीड। वो जो शुरू में स्टैटिक प्रेशर हमने बात की थी वो एक्चुअली एरोप्लेन की हाइट मेजर करने के भी काम आ जाती है। हाँ, वाह, बिल्कुल सही कि अभी हम कितने हाइट पे उड़ान भर रहे हैं, तो जमीन की जो प्रेशर है वहां पे स्टैटिक प्रेशर, दोनों के बीच का डिफरेंस, वहां से हम लोग हाइट मेजर करते हैं। तो ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग जो था एप्लीकेशन इसका था वो मुझे। तो अंकित साहब आपने ये तो समझ लिया, आपने एक चीज बात करी कि हम समझ जाते हैं कितनी देर में हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अंकित साहब यार एक बात बताओ, हमारे सड़कों पर तो रेड लाइट लगे रहते हैं, तो आप ऑडियंस को समझाओ कि आप इतनी तूफानी स्पीड से क्यों चलाते हो जब डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट 5-6 मिनट के डिफरेंस में ही पहुंचेंगे। हाँ, तो 300 सीसी बाइक है ना, 310 RR 310 है ना, तो कहीं ना कहीं यूज चलाने के लिए तो ली थी। और अंकित साहब उसमें आपने विंग्स लगे हुए ना, आप ही बताते हैं, उल्टे विंग्स लगे हाँ, हुए। नई वाले में जो है, नई वाली RR 310 उसमें विंगलेट्स लगे हुए हैं, उस ऐसे यू टाइप का शेप ऐसे लगा हुआ है जो डॉक्टर साहब बता चुके हैं, है ना। एक चीज और यहाँ पे जो था, हाइड्रोलिक जो हम लोग एनर्जी बनाते हैं, है ना, उसमें होता क्या है कि हम पानी को ऐसे रोक के रखते हैं डैम में, जिसके कारण उसकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने के कारण क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ी हुई है। अब वहां पे क्या है, वाटर रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो जो हम लोग हाफ रो वी स्क्वायर से हम लोग उसकी एनर्जी मेजर करते हैं वो वहां पे 0 है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो चूंकि हाइट ऑफ वाटर इतना ज्यादा होता है कि उसे कंपनसेट करने के लिए वेलोसिटी भी बढ़ जाती है वाटर की, और साथ ही साथ जो प्रेशर है ना, तीन वेरिएबल फोर्स है ना, तो जो प्रेशर है स्टैटिक प्रेशर वाला पार्ट वो भी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तभी वो टरबाइन जाकर क्या होता है, घूम पाता है। बिल्कुल। इसके कारण जो हाइट जो है डैम का वो बहुत मतलब कैलकुलेट किया जाता है कितने हाइट से पानी को गिराएंगे कि इतना प्रेशर भी जनरेट हो कि उसका जो टरबाइन है वो घूम सके और जो वेलोसिटी है वो मिल पाए। वो तो खैर एक बहुत अच्छी उसमें वो भी आते हैं। अब अंकित साहब ने डैम की बात छेड़ी थी, आप देखना डैम एक सीधी पतली दीवार नहीं होती, पैराबोलिक शेप की होती है। वो रीजन बीइंग
प्रेशर बदलते जा रहा है, वो अगर हम हाँ, देखते हैं जो हमने इस तरीके पास्कल ने से। समझा दिया था कि प्रेशर हाइट के साथ डेप्थ के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए उसको प्रेशर को मेंटेन करके मजबूती रखने के लिए डैम की शेप भी वैसी ही होती है। ये चलते चलते टॉपिक निकला है तो बता दिया मैंने। टरबाइंस पे भी एक दिन बात करेंगे, टरबाइंस कैसे काम करते हैं, कैसे वो फ्लूइड का जो आपने बात करी है वेलोसिटी और प्रेशर का इस्तेमाल करके टरबाइंस बहुत खूबसूरत वे में डिजाइन किए जाते हैं, वो भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी दोबारा डॉक्टर साहब को बुला लेंगे, बिल्कुल आ जाइए डॉक्टर साहब। तो खैर आई एम बैक बट अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू गो सून बिकॉज हमने आज बर्नौली प्रिंसिपल पर काफी सारी बातें कर ली, एग्जांपल्स दे दी, उसे अच्छी कदर समझ लिया है। सो आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू गो। नो ब्रदर, बिकॉज द पॉइंट इज दैट ये सारी बातें गलत हैं। बर्नौली की इक्वेशन ने हमें एक टेक्निकली टनल के अंदर टॉर्च दिखा दी थी कि फ्लूइड का मोशन कैसे होता है, मगर बर्नौली कंडीशन के साथ आते हैं। बर्नौली इक्वेशन तब अप्लाई की जा सकती है जब फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल हो। दुनिया में ऐसा कोई भी टेक्निकल टर्म्स में वैसे फ्लूइड नहीं मिलते, ऑलमोस्ट मिल जाते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कि मतलब जिनको दबाया नहीं जा सकता। मगर आपका पानी वानी जो हवा है वो क्या है, कंप्रेसिबल है, वो दबाई जा सकती है। वहां बर्नौली अप्लाई नहीं होती। बर्नौली वहां अप्लाई नहीं होती जहां पे विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का मतलब फ्लूइड के टर्म्स में देखा जाए तो फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन, हर लेयर एक दूसरे से चिपक के चल रही है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है। वहां भी बर्नौली अप्लाई नहीं किए जा सकते। बर्नौली अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है मोशन लेमिनार, लेयर दर लेयर चाहिए होता है। दुनिया में अभी भी ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है, ऐसी मोशन नहीं है जो ऐसा हो। जब प्लेन्स उड़ते हैं तो आसपास की हवा आराम मध्यम मध्यम नहीं चल रही होती, बहुत तूफान में चल रही होती है। मगर यहाँ पे कहीं अप्लाई नहीं हो रहा बर्नौली। बर्नौली ने हमें रास्ता दिखाया था कि एक सर्टेन बेस ग्राउंड दे दिया जिसके ऊपर हमने फ्लूइड डायनेमिक्स की बुनियाद, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। तभी हम, आप ध्यान रखिएगा, जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं आप समझेंगे कि अगर पाइप्स में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आता है जब वो टर्न लेता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप देखिएगा, अगर आपने पाइप, कुछ नहीं मत करिए, आप अपने घर में टंकी से कनेक्ट करिए और पाइप बहुत लंबी ले आइए और उसको ना राउंड राउंड करते रहिए, आप देखेंगे कि पानी आना बंद हो जाएगा। रीजन बीइंग कि टर्निंग जो है ना, विस्कोसिटी और फ्रिक्शन क्या करता है, उस चीज को रोक देता है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं जहां पर बर्नौली अप्लाई नहीं की जा सकती और बर्नौली किसी भी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। मगर बर्नौली ने हमें दिशा दिखाई थी कि फ्लूइड को समझा जा सकता है एनर्जी के हिसाब से। अगर विस्कोसिटी है इसका मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रही है। स्टिल बर्नौली सही है कि फ्लूइड भी एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है। तो बर्नौली की जो दुनिया थी वो बस एक कह लीजिए बुनियाद थी जिसके ऊपर हमने बिल्डिंगें खड़ी करी है। फ्लूइड डायनेमिक्स पे जरूर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो की सीरीज पसंद आ रही होगी, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बना रहा हूं बाय द वे ये वीडियो, ताकि जिन्होंने अपनी क्लासेस छोड़ दी, अपनी जॉब वॉब कर रहे हैं, वो भी समझे कि यार हम फिजिक्स को भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही कोशिश है हमारी। एक्टिंग के जरिए हमने जो थिएटर सीखा है कि आपके सामने साइंस का ड्रामा लेके आए, हमारी बातों के जरिए हम क्लासेस नहीं पढ़ाते, हम ये बताते हैं कि देखो फिजिक्स को भी आम बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा दिन आएगा जब आप किसी को बोलोगे भैया सामने खड़ा रहे वरना ना एक हाई प्रेशर वाला पानी मारूंगा। आम बोलचाल की भाषा में गाली हम फिजिक्स में बना लेंगे कि भैया तेरा एमजीएच बहुत बढ़ रहा है, पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है तेरे अंदर। तो वही बात होने वाली है, ये चीजें हम कन्वर्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी डिटेलिंग में बात कर सकते थे। मिथ बर्नौली ने आके तोड़ दिया जब उसने फ्लूइड को समझा दिया, भूत चुड़ैल की कहानी बंद हो गई। हमने बहुत सी डेवलपमेंट करी, फ्लूइड्स को समझा, तब हमने लाखों किलो, हजारों किलो चीजें को हमने आसमान में उड़ाया और डेवलपमेंट ये है कि उसको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। प्लेन्स की बात हो रही है, मोशंस की बात हो रही है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं डॉक्टर साहब, एक उस क्वेश्चन के साथ कि जितनी भी आपने वीडियो देखी वो सब गलत थी, आखिर तक पहुंचाने के लिए कि देखिए यहाँ पर फिजिक्स अलग वे में बिहेव करती है, लेकिन फिजिक्स की बुनियाद बर्नौली थे। खत्म। धन्यवाद, जय हिंद।